नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग विभिन्न संस्थानों की सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग ने विज़न दृष्टि के पेपर पूर्णतः लगभग सॉल्व कर लिए हैं। आज हम जो लेके आए हैं वो विजन के अंतिम पेपर्स हैं जिनको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो हमारा पेपर है वो है जीएस पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग इसे ज़रा देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ज़रा उसे ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग और उसका आंसर्स देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन का नेवल निर्यातक बनाना है। 2, इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता को विकसित करना है। 3, इस मिशन के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग उत्तरदायी होगा। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, कभी 3 या कोई नहीं। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हरित हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और 2023-24 के वित्त वर्ष से लेकर 2029-30 तक वित्त वर्ष तक इसमें लगभग 19,744 करोड़ रुपए, कितने? 19,744 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, और अब इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको हम देखते हैं। इसका सार्वभौमिक उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के वाणिज्यिक उत्पादन पर है। वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना और भारत को इस ईंधन के नेवल निर्यातक के रूप में बनाना है। यानी जो आपका पहला स्टेटमेंट है मित्रों, बिल्कुल क्या हो रहा है? सही हो रहा है। दूसरा है, प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता का विकास करना है। ठीक है, अब जो बात आती है प्रति वर्ष यहाँ पर कितने मीट्रिक टन उत्पादन करने की बात है, तो मित्रों प्रति वर्ष यहाँ पर 5 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन को क्षमता विकसित की जाएगी और निर्यात बाजार में वृद्धि के साथ इसकी क्षमता प्रति वर्ष 10 MMT तक पहुँचाने की संभावना है। यानी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इस मिशन में समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग उत्तरदायी है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, तो मित्रों इसके लिए जो उत्तरदायी होगा समन्वय, उसके लिए है आपका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, न कि नीति आयोग। कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है मित्रों, ये है। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा, केवल 2 बातें बिल्कुल सही होंगी। तो यहाँ पे 2 बातों के लिए ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? उसे ध्यान से देखते हैं हम लोग। कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ बाजारों में कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य गैसों के बराबर होता है। दूसरा, यह कैप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो कार्बन क्रेडिट के बारे में यदि आप जानते हो तो कार्बन क्रेडिट एक ऐसी इकोनॉमिक्स से जुड़ी एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग कम कार्बन उत्सर्जन करते हुए जितनी हमारी क्षमता है उससे कम अगर हम कार्बन उत्सर्जित करते हैं तो उसे क्रेडिट करा सकते हैं। सपोज दैट आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप लोगों की कोई एक व्यवसाय है और आप हाई कार्बन उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, सपोज दैट जैसे मान लो मेट्रो है योजना जैसे भारत की, तो दिल्ली मेट्रो ले लेते हैं। तो दिल्ली मेट्रो चूँकि परिवहन का साधन है तो कार्बन उत्सर्जन की क्षमता इसकी ज़्यादा दी रही होगी, लेकिन वो अपनी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण यानी इलेक्ट्रिक का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ रही है। यानी वो कम से कम कार्बन उत्सर्जित करती है। यानी यदि कार्बन पर 5 मीट्रिक टन उसकी क्षमता है तो वो 1 मीट्रिक टन ही क्षमता यूज़ कर पा रही है और बाकी 3 मीट्रिक टन है
तो हमने ये यूपीआरसीटीज को भेज दिया या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को अपनी उस बाकी क्षमता भेज दी। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम डीजल पर बेस्ड है, हो सकता है उसकी क्षमता 30 मीट्रिक टन हो और वो 45 मीट्रिक टन पर पहुंच जाए, तो वो जो एक्स्ट्रा 15 मीट्रिक टन उसे चाहिए तो वो दिल्ली मेट्रो से खरीदेगी कार्बन उत्सर्जन की क्षमता, यानी उसने अपनी क्षमता के अनुसार 4 कम किया था, ऐसे ही किन्हीं और डिपार्टमेंट उनसे खरीदेगी, और इसे ही बोला जाता है मित्रों मीट्रिक टन पर क्या, कार्बन क्रेडिट योजना। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चंस। ठीक है, उत्सर्जन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ बाजारों में कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य गैसों के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कैप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित होता है, बिल्कुल कैप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित होता है। कैप एंड ट्रेड मॉडल जिसका उपयोग 1990 से किया जा रहा है, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है? निम्नलिखित में कौन से घरेलू इंडोर वायु प्रदूषण के स्रोत हैं? फैथलेट एस्टर्स, ओजोन, रेडोन, जानवरों के बालों की रूसी, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। घरेलू इंडोर वायु प्रदूषण के बारे में बताना है, तो घरेलू इंडोर वायु प्रदूषण के बारे में यदि हम बात करें तो घरेलू इंडोर वायु प्रदूषण में यदि आप लोग बात करते हैं फैथलेट एस्टर्स की, तो ये आपका एक तरह से जैविक रसायन है और उसके अंतर्गत ये वायु प्रदूषित करता है। ओजोन बिल्कुल वायु प्रदूषित कर रहा है। रेडोन और कार्बनों के बालों की रूसी, ये सभी क्या करते हैं, घरेलू इंडोर वायु प्रदूषण है, यानी ऑप्शन जो आपका हमारा होगा वो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, उसे ध्यान से देखते हैं। ठीक है मित्रों, देखते हैं। जल प्रदूषण से रिलेटेड है। जल प्रदूषण निवारण में नियंत्रण अधिनियम 1974 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत क्या है? इस अधिनियम के तहत कुछ विशेष प्रकार के औद्योगिक क्रियाकलापों को संचालित करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए जल पर उपकर लगाया और एकत्र किया जाता है। वर्ष 2022 में सरकार ने जलवायु शुद्धिकरण तंत्रों के उपयोग में विनिमय हेतु अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन किया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो बातें की गई हैं ये पूर्णतः क्या हैं, गलत हैं। क्यों गलत हैं? कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण के नियंत्रण को निवारण को देश में जल की स्वस्थ प्रदत्ता बनाए रखने और इससे पूर्व अवस्था में लाने के लिए लागू किया गया था। यानी इस अधिनियम के तहत कुछ विशेष प्रकार के क्रियाकलापों संचालित करने व्यक्तियों द्वारा जल के उपकर, ये बात बिल्कुल गलत है। सरकार शुल्क जल्दीकरण के विनिमय के तहत इस नियम को संशोधन किया था, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी यहाँ पर एक भी बात बिल्कुल सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैव विविधता, ह्रास, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र, रसायन और अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, उपरोक्त में से कितने वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के 5 केंद्रीय क्षेत्रों में शामिल हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 और सभी 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो यहाँ पर वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी में यदि हम बात करते हैं तो असेंबली होती है, परिषद है, सचिवालय है और 18 एजेंसियां हैं। ठीक है, ये अगर हम वैश्विक पर्यावरण सुविधा में कितने 5 केंद्रीय क्षेत्रों में शामिल हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने, जैव विविधता पर कन्वेंशन बिल्कुल शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCC ये भी शामिल है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र ये शामिल है, जैविक ह्रास शामिल है। ठीक है, और इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, पारिस, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, जैविक विविधता, रसायन अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र, भूमि और क्षरण, जैव विविधता, रसायन और अपशिष्ट, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन, ये 4 क्या हैं यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा यहाँ पर शामिल नहीं है, ये हमारा यहाँ पर सही नहीं होगा। तो कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट चलिए है अगला क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश की कुल विद्युत उत्पादन में 1% से भी कम योगदान देता है। भारत में 50 से भी अधिक नाभिकीय रिएक्टर हैं जो लगभग 10,000 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। भारत में 2/3 से अधिक रिएक्टर दाबित भारी जल रिएक्टर हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं ये बताना है। तो मित्रों, यदि हम यहाँ पर देखें, भूवैज्ञ जलवायु परिवर्तन समन हेतु वायुमंडल एवं मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है और कैप्चर और स्टोरेज में कार्बन कटौती के लिए सबसे उपयुक्त विकल्पों में से एक माना जाता है। ठीक है, भूवैज्ञानिक कार्बन प्रच्छादन के लिए ट्रैपिंग तंत्रों का उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, यह देश में कुल 1% से भी कम योगदान है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं, तो हाइड्रोनोमिक ट्रैपिंग कार्बन डाइऑक्साइड से है जिसमें कम परंपरागत कैप रॉक होती है। सॉल्युबल में कार्बन डाइऑक्साइड जलाशयों में भंडारित लवणता है। ठीक है, और मिनरल कार्बोनेशन 2/3 से अधिक रिएक्टर दाबित भारी जल रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह देश में कुल विद्युत उत्पादन का 1% से भी कम योगदान है। 50 से अधिक नाभिकीय रिएक्टर जो लगभग 10,000 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करते हैं, इसमें 2/3 से अधिक रिएक्टर दाबित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो देश में कुल विद्युत उत्पादन में इसकी योग्यता कितनी है? 3% से ज़्यादा है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, 50 से अधिक नाभिकीय रिएक्टर हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा, 2/3 से अधिक रिएक्टर D2O का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन जो है हमारा ए सही होगा। कौन सा सही होगा मित्रों? ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे बात की गई है ठीक है, यहाँ पर 50 से अधिक नाभिकीय रिएक्टर हैं, तो ये बात गलत है। हमारे यहाँ 7 विद्युत संयंत्र हैं और 22 से अधिक रिएक्टर हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत। भारत में 2/3 से अधिकतर D2O से चलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 7 हमारा। 7 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? हाइड्रो डायनेमिक ट्रैपिंग, सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग और मिनरल ट्रैपिंग संबंधित है। किससे संबंधित है? इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्वस्थानीय जैवोपचारण, कार्बन प्रच्छादन, ठोस अपशिष्ट अपघटन, सेल गैस निष्कर्षण। तो हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग, सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग और मिनरल ट्रैपिंग, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये जलवायु परिवर्तन के समन हेतु वायुमंडल मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें बोला जाता है एक तरह से कार्बन प्रच्छादन, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अब इंटरनेशनल सोलर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसे देखते हैं हम लोग। क्या है? निम्नलिखित में कौन से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के तहत वैश्विक सौर सुविधा के घटक हैं? सोलर पेमेंट गारंटी फंड, सोलर इंश्योरेंस फंड, ग्लोबल एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट, स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर यूज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर सही होंगी, तो वैश्विक सुविधा यानी ग्लोबल सोलर फैसिलिटी का गठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निवेश और प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। ISA की घोषणा है GSP $35 मिलियन पूंजीगत अंशदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर सबसे है सोलर पेमेंट गारंटी फंड है। दूसरा क्या है? सोलर इंश्योरेंस फंड है। ग्लोबल एनर्जी पीपल फॉर प्लेनेट, ये बात इसमें नहीं की गई है, न कि ये बात की गई है। तो कौन से ऑप्शन सही होंगे? 1 और 2, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसे देखते हैं। लचीली और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन यानी राइज
हाँ ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की एक पहल है। 2, यह उभरते बाजारों और विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनों के विनिर्माण को बढ़ाने में मदद करेगी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें लचीली और आर्थिक विकास संयोजक संगठन की पहल है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये जो पहल है राइज, इसकी शुरुआत विश्व बैंक और जापान द्वारा की गई थी, न कि OECD द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक और जापान द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करें कि यह उभरते हुए विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और निर्माण बढ़ाने में मदद करेगी, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? देखते हैं। निम्नलिखित गैसों को उनकी वैश्विक तापन क्षमता के आधार पर ही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा उत्तर सही होगा, तो यहाँ पर गैसों को उनके वैश्विक तापन क्षमता के अनुसार स्थापित कीजिए। तो वैश्विक तापन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान जिस गैस का है वो गैस है CO2। CO2 के बाद यदि हम बात करेंगे तो वो है आपकी मीथेन। कौन है? मीथेन। मीथेन के बाद बात करेंगे तो वो है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो यानी 4, 2, 1, 3, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? बायोचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है इसको जरा देखिए। ठीक है, पहला, यह भस्मीकरण प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित कार्बन समृद्ध जैविक पदार्थ हैं। बायोचार, बायोचार की अगर हम बात करें तो ताप अपघटन पायरोलिसिस प्रक्रिया है, न कि ये भस्मीकरण है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये क्या है? आपकी पायरोलिसिस प्रक्रिया है, और जिसमें का माध्यम से कार्बन समृद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये भस्मीकरण प्रक्रिया नहीं है। ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी मित्रों? गलत हो जाएगी। दूसरा, यह मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध बनाता है और कीटनाशकों को निक्षालित होने से रोकता है। ये बात बिल्कुल क्या है मित्रों? सही है, बिल्कुल सही है। ये मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध बनाता है और कीटनाशकों को निक्षालित होने से रोकता है। यह उत्कृष्ट कार्बन सिंक भी है, जिसका उपयोग कार्बन प्रच्छादन के लिए किया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यह कीटनाशकों या अन्य पोषक तत्वों को वर्षा जल के साथ निक्षालित होने से भी तो रोकता ही है, और साथ ही यह कार्बन सिंक भी है जो बायोमास का दहन किया जाता है और इसे अवशोषित कर लिया जाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हरित गैस का वायुमंडलीय जीवनकाल वर्षों में सर्वाधिक है? तो वायुमंडलीय जीवनकाल की अगर हम बात करें तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरोकार्बन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो हरित गैस के जीवनकाल सर्वाधिक जिस गैस का होता है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले हरित गृह गैस देख लें तो मीथेन है आपकी, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, ठीक है, और आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक, और अगर हम यहाँ पे जीवन काल के बारे में बात करेंगे तो जो आपका जीवन काल है मीथेन का, अगर हम जीवन काल देखें तो मित्रों इसका जीवन काल 12 वर्ष है। कितना वर्ष है? 12 वर्ष है। नाइट्रस ऑक्साइड का देखें तो 109 साल है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का देख लें तो ये 100 साल है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का देख लें तो ये 50 से 100 साल है। तो आप देख लेंगे सर्वाधिक किसका हो रहा है? तो सर्वाधिक जो हो रहा है एज वो किसकी है? नाइट्रस ऑक्साइड की है। किसकी है मित्रों? नाइट्रस ऑक्साइड की है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सम्मुख। क्या है? कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के सम्मेलन के तहत प्रस्तुत की गई थी? किसके तहत प्रस्तुत की गई थी इसके बारे में बताना है।
ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल 97, मॉन्ट्रियल राइट्रीन 1987, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992, पेरिस समझौता 2015। तो यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बन ट्रेडिंग की जो संकल्पना दी गई थी वो दी गई थी क्योटो प्रोटोकॉल से, और वो क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा था, वो था 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, इसे देखते हैं, ठीक है। समावेशी संरक्षण पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के नेतृत्व का समर्थन करने की एक पहल है। यह अफ्रीका, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में देशज व स्थानीय नेतृत्व वाली पहलों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 3, यह संयुक्त राष्ट्र और कंजर्वेशन इंटरनेशनल की एक संयुक्त पहल है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं तो ये आपको बताना है। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी UIUCN इंटरनेशनल एक नई वैश्विक पहल है, ठीक है। और ये जो करता है, ये अगर हम बात करें भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात नहीं करता। ये भूमि, जल और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और देशज लोगों के स्थानीय समुदायों के नेतृत्व करने के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था? स्थानीय, ठीक है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, यह संयुक्त राष्ट्र कंजर्वेशन इंटरनेशनल की संयुक्त पहल है। तो ये संयुक्त राष्ट्र कंजर्वेशन इंटरनेशनल की पहल नहीं, ये आपका GEF यानी ग्लोबल पर्यावरण सुविधा और इंटरनेशनल ऑफ फॉर कंजर्वेशन यानी IUCN की पहल है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। मध्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थानीय नेतृत्व वाली बात, ये बात बिल्कुल सही है। तो कितने सही हैं स्टेटमेंट यहाँ पे मित्रों? 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, उसे देखते हैं। निम्नलिखित संकेतकों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? GI टैग है, उत्पादन की अवस्थिति है। उड़न गुड्डी कर्नाटक, पनगा गुट्टी तनांग वस्त्र सिक्किम, खामती चावल अरुणाचल प्रदेश। कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पे हाल ही में तमिलनाडु की जो थी उड़न गुड्डी और पनांग कुट्टी, ताड़ और का गुड़ भौगोलिक GI टैग दिया गया है। ये किसका था? ये मित्रों था तमिलनाडु का। किसका था मित्रों? तमिलनाडु का था। तांगसा वस्त्र के बारे में यदि हम बात करें तो मित्रों तांगसा वस्त्र के बारे में, ठीक है, जो आपकी तांगसा वस्त्र है, ठीक, वो कहाँ से था? तो तांगसा वस्त्र मित्रों अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में था। किसमें था? अरुणाचल प्रदेश में मित्रों, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका सही ये होगा। खामती चावल के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में उपस्थित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो एक ही हमारा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है 16? इसे देखते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में कार्बन लीकेज के सर्वोत्तम वर्णन किया है। यह कार्बन उत्सर्जन व्यापार के लिए राष्ट्र द्वारा किया जाने वाला व्यय है। यह किसी क्षेत्र में उत्सर्जन को सीमित करने के नीतिगत उपायों का प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उस क्षेत्र के बाहर उत्सर्जन करने वाली होने वाली वृद्धि है। यह किसी देश द्वारा अन्य देशों के कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के बाद भी एक निर्धारित सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन है। यह एक कर अपवंचन तंत्र है जिसका उपयोग उत्सर्जकों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए कार्बन कर के भुगतान करने के बचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कार्बन जो लीकेज होता है वो क्या है? तो एक ऐसी परिस्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक देश द्वारा जलवायु नीतियों से संबंधित लागतों के कारण व्यवसायों को ऐसे देश को स्थानांतरित किया जाता है जहां उत्सर्जन संबंधी बाधाएं कम कठोर हों। इससे उन देशों में कुल उत्सर्जन की वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्सर्जन सीमित नीतिगत उपायों के परिणाम से रिलेटेड है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जैविक पहल अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा शुरू किया गया अभियान है। यह नवीकरणीय जैविक पदार्थों से उत्पादित जैव ईंधन को बढ़ावा देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो भारत 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य रखा है और उसके प्रयासों से अधिक गति प्रदान करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित न्यूट्रॉनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? ये कभी भी किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लगभग द्रव्यमानहीन होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें न्यूट्रॉनो चीन द्वारा विश्व की सबसे बड़ी घोस्ट पार्टिकल डिक्टेटर या न्यूट्रॉनो डिक्टेटर का निर्माण किया जा रहा है। न्यूट्रॉनो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है और इस पर न्यूट्रॉन की भांति कोई आवेश नहीं होता, यानी आपका तीसरी बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, लंबे समय तक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रहित माना जाता था। हालांकि वर्तमान में वैज्ञानिकों इस पर अत्यंत कम नगण्य द्रव्यमान विद्यमान होने की बात कही है। ठीक है। और द्रव्यमान इतना कम है कि उसे द्रव्यमानहीन माना गया है, यानी ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये कभी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करते। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इन्हें केवल तभी देखा जा सकता है जब अन्य कणों के साथ ये अभिक्रिया करते हैं, यानी ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है 19? ठीक है। ये घोस्ट पार्टिकल वो पार्टिकल है जिससे हमारे पृथ्वी या पृथ्वी पर मिलने वाले पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। सरित लोटिक जल निकाय रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। एशिया में रामसर आर्द्रभूमि सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में स्थित है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन 1971 2 फरवरी को हुआ था। तो विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर सरकारी फ्रेमवर्क है। ठीक है। ईरान में हुआ था ये रामसर सम्मेलन मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये क्या कह रहा है, यह सरित लोटिक जल निकाय रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सरित लोटिक जल निकाय जो कि आपका अन्य नियंत्रण बार अवसाद पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण, इसलिए कथन क्या है, ये सही नहीं है, रामसर सम्मेलन में शामिल है। एशिया में रामसर आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 सही हैं, यानी कुल मिला के 2 स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई अपशिष्ट को बेसल कन्वेंशन 1989 के तहत खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक देश है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ई अपशिष्ट होता क्या है? ई अपशिष्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, यानी जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो वर्क में फ़िलहाल नहीं है। ठीक है। तो वो एक तरह से वेस्ट मटेरियल हो जाता है और इसी ही को बोला जाता है ई अपशिष्ट। ठीक है मित्रों। तो ई अपशिष्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो इसमें ई अपशिष्ट कन्वेंशन 1989 के तहत खतरनाक रूप से वर्गीकृत किया गया था। तो 1989 में इसको खतरनाक अपशिष्टों में सीमा पार आवाजाही को रोकने की बात की गई थी। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा पहला नंबर सही होगा। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार भारत सबसे बड़ा ई उत्पादक देश है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पादक देश नहीं है। भारत जो है वो तीसरे नंबर का देश है और इससे पहले नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो चीन है और दूसरे नंबर पर यदि बात करेंगे तो यूएसए है। तो यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21,
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन UNWTO द्वारा निम्नलिखित में से किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो यहाँ पर सबसे गांव के पर्यटन के रूप में जिसको चुना गया है वो कौन है? ए धावडो, बी मावल्यात्रांग, सी मालांडा और डी उड़नथुरई। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक गांव है और उस गांव का नाम है धोर्डो, उसे गांव चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है 22 उसे देखते हैं मित्रों। ठीक है, हाँ देखिए, वैश्विक जलवायु वित्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकसित देशों में कोष LDCF से संबंधित कथन है। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है विकसित देशों विश्व 2011 के पक्षकारों में 17वें सम्मेलन में मार्केस समझौते के द्वारा निम्नलिखित किया गया था समझौता। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को प्रति विशेष रूप से सुभेद्य यानी 51 LCDs की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तीसरा, ये नेशनल एडॉप्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के और क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मित्रों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन बातें की गई हैं। तो पहला है वैश्विक व्यवस्था 2011 17वें सम्मेलन मार्केस समझौते द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये जो 2001 में कब किया गया था? 2001 में 7वें सम्मेलन किया गया था और इस कोष का निर्माण का उद्देश्य विकसित देशों के अनुकूल बनाना है। तो कब किया गया था? 2001 में। तो ये बात बिल्कुल गलत है। कब किया गया था? 2001 में। तीसरा, इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर सुभेद्य 51 आवश्यकताओं को पूरा करना, बिल्कुल सही है। नेशनल एडॉप्शन प्रोग्राम एक्शन, ये भी सही है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय GHG कार्यक्रम है जलवायु परिवर्तन समन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की पहल। बी, ग्रीन हाउस को उत्सर्जन कम करने के लिए पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय की एक पहल। सी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रतिबंधित करने के लिए उद्योगों के नेतृत्व स्थापित स्वैच्छिक फ्रेमवर्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करेंगे भारत GHG यानी इंडिया GHG प्रोग्राम, जो कि WRI इंडिया, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और ऊर्जा संसाधन संस्थान ग्रीन हाउस उत्सर्जन को मापने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को मापने प्रबंधित करने के लिए यह किया गया है, यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24 उसे देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर यानी NEA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? यह दुनिया का सबसे छोटा कण त्वरक है जिससे पहली बार आरंभ किया गया। NEA विकसित करने के लिए प्रमुख लक्ष्य लघु कण त्वरक के उपयोग के लिए निर्मुक्त ऊर्जा को चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग करना है। तीसरा, NEA ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वैक्यूम ट्यूब के संदर्भों में विकास पुंजों का उपयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्बल ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर से संबंधित ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है 25 उसे देखते हैं। ई अपशिष्ट नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नियम खराब हो चुकी बैटरियों तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट पर लागू नहीं होता है। इनके तहत ई रिटेलर ई अपशिष्ट का ऑनलाइन व्यापार को शामिल कंपनियों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके तहत किसी ब्रांडेड कंपनी द्वारा 5 वर्ष से अधिक पहले उत्पादित उत्पादकों को ऑर्फन प्रोडक्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो मित्रों ई अपशिष्ट के बारे में यदि हम बात करें तो यह नियम प्रत्येक ऐसे निर्माता, उत्पादक, पुनर्निर्माता, विघटनकर्ता, प्रसंस्करण में लागू होने वाले नियमों की सूची में ई अपशिष्ट की बात
की गई है। ठीक है, तो इसमें नियम खराब हो चुकी बैटरियों पर लागू नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ई रिटेलर, ई अपशिष्ट ऑनलाइन में शामिल कंपनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। ई रिटेलर, ई ऑनलाइन कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है, ये बात गलत है। इसके तहत किसी ब्रांडेड कंपनी द्वारा 5 वर्ष, अगर हम यहाँ पर बात करें ऑर्फन प्रोडक्ट की तात्पर्य अनुसूची 1 में निर्दिष्ट गैर ब्रांडेड या असेंबल किए गए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी बात ऑर्फन प्रोडक्ट के बारे में ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, यानी ब्रांडेड कंपनी के बारे में कोई इसमें फैसिलिटी नहीं, एक निर्दिष्ट गैर ब्रांडेड या असेंबल किए गए इलेक्ट्रॉनिक के बारे में है, ब्रांडेड के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं है, केवल एक सही ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26? हाँ, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला 10 पद शून्य बजट प्राकृतिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें कृषि उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता और आगत सामग्रियों में खरीद पर धन खर्च नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करना है। यह भारत में प्रचलित नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर मित्रों कौन सा कथन सही है? एक ऐसी पद्धति जिसमें कृषि ऋण का उपयोग नहीं किया जाता, आगत सामग्रियों में खर्च नहीं किया जाता, ये बात बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य रासायनिक कीटनाशक को उपयोग करना समाप्त है, बिल्कुल सही है। ये भारत में प्रचलित है, यानी यहाँ पर नहीं कहा गया है, इसलिए ये गलत होगा। तो ऑप्शन कौन से सही होंगे? 1 और 2 जहाँ मिल रहे हों, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? देखते हैं। विश्व शासन यानी वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स WGI प्रायः सुर्खियों में रहता है। यह एक पहल है, किसकी पहल है ये बताना है। अंतर संसदीय संघ की, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की, विश्व बैंक की या संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो मित्रों ये जो पहल है वो है आपकी वर्ल्ड बैंक की, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना भारत। तो हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे मित्रों? तो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया था, क्योंकि प्रायः सुर्खियों में रहता है, यह किसकी पहल है? वर्ल्ड बैंक की है। 28 देख रहे थे, ठीक है, जरा इसे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण और पर संयुक्त राष्ट्र के परिणाम स्वरूप की गई थी। तो ये बात क्या है? बिल्कुल जो है सही नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना मित्रों 2012 में की गई थी। ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यह पर्यावरण से संबंधित मामलों पर एक लगभग सार्वभौमिक सदस्यता की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है। ये बात बिल्कुल सही है। रियो 20 में ये किया गया था। सभा में प्रत्येक वर्ष केन्या नैरोबी में स्थित UNEP के मुख्यालयों में आयोजित की जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये मुख्यालय में आयोजित नहीं की जाती है, क्योंकि ये सभा 2012 में रियो 20 के तहत की गई थी। ठीक है, तो सॉरी इसके 193 सदस्य हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में बैठक का आयोजन किया जाता है। वैश्विक एजेंडा निर्धारित किया जाता है और ये कोई निश्चित स्थान पर मुख्यालय में नहीं होती है, निश्चित स्थान पर होती है। केवल एक स्टेटमेंट सही है, बी ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या है 29? ऊर्जा से निम्नलिखित विचार स्रोतों पर विचार कीजिए। पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। उपरोक्त में से कितने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं? 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं, तो ये सभी 5 इसके अंतर्गत
शामिल हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर द इंटरनेशनल एविएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी भी क्षेत्र के लिए ऐसा पहला वैश्विक बाजार आधारित उपाय है जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन से उत्सर्जन को कम करने का एक सामंजस्यपूर्ण तरीका प्रदान करता है। इसके पायलट चरण के विपरीत अंतिम चरण में देशों की भागीदारी पर अनिवार्य हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही होंगे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह क्षेत्र का ऐसा पहला वैश्विक बाजार आधारित उपाय है जो अंतर्राष्ट्रीय कर प्रदान करता है जिसकी पायलट चरण विपरीत अंतिम चरण पर भागीदारी है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही। ऑप्शन ए हमारा जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31? इसे देखते हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली संशोधन दोनों आयोजन क्षयकारी पदार्थों से संबंधित मुद्दों को समाधान करते हैं। किगाली संशोधन में 2040 के अंत तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80 से 85% तक कम करना है। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुसार सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने किगाली संशोधन के तहत यदि हम बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पक्षकार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन से है खपत चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने के लिए की गई थी। ठीक है। और यदि हम बात करें यहाँ पर संशोधन से संबंधित मुद्दों का समाधान करते हैं, नहीं, ये HFC हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन से रिलेटेड हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किगाली संशोधन का लक्ष्य 2040 तक। तो यदि हम बात करें 2040 तक 80 से 85% कम करना है, ये सही है किगाली संशोधन। दूसरा, भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के तहत पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की पहल का किया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कितने ऑप्शन सही हैं? 2। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है 32? उसे देखते हैं। भारत में एथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम EBP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित वर्ष को 2030 से घटाकर 25-26 कर दिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में ईंधन ग्रेड एथेनॉल उत्पादित करने वाली भट्टियों को प्रोत्साहित देने हेतु नोडल विभाग हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही होंगे? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, भारत में एथेनॉल मिश्रित संदर्भ में कौन सा सही होगा, इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिसर्च ऑक्टेन नंबर पर में वृद्धि, ज्वाला में उच्चतर गति, समान इंजन आउटपुट के लिए कम ईंधन की आवश्यकता। उपरोक्त में से कितने एथेनॉल मिश्रण के लाभ हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त मिश्रण के लाभ कोई से कितने हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं। एथेनॉल एक प्रमुख जैविक ईंधन है और इसमें अगर हम मिश्रण के बारे में बात करें तो मित्रों यहाँ पर रिसर्च ऑक्टेन नंबर में वृद्धि ये बात की जाती है। ठीक है। दूसरा, ज्वाला की उच्चतर गति, इष्टतम स्पार्क टाइमिंग से मिलकर एथेनॉल में कम ऊष्मीय ईंधन की कमी को समाप्त किया जाता है, इसलिए वाहन में उपयुक्त संशोधन किए जाएं। एथेनॉल में एक कुशल ईंधन को माना जाता है। समान इंजन आउटपुट के लिए कम ईंधन की आवश्यकता। ठीक है। ज्वाला की उच्चतर गति, ऑक्टेन नंबर की वृद्धि। तो इलेक्ट्रॉन एथेनॉल एक प्रमुख जैव ईंधन है जिसका उत्पादन ईस्ट द्वारा किण्वन में एथिलीन एड्रोसिन द्वारा किया जाता है मित्रों। ठीक है। एथेनॉल का मिश्रण लाभप्रद है। ठीक है। और इससे ऑक्टेन नंबर संख्या में वृद्धि, ईंधन एम्बेडेड ऑक्सीजन तथा ज्वाला की उच्चतर गति आदि प्राप्त होती है। तो ये जो दोनों बातें हैं ये बिल्कुल सही है। कम ईंधन का इसमें कोई सरोकार नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन सी खतरनाक रसायनों वाले अपशिष्ट जल में जैविक उपचार का हिस्सा है? उदासीनीकरण, कंपोस्टिंग, अनुकूलन, पाचन और अनुपन। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 5, 2, 3 और 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में खतरनाक रसायनों वाले अपशिष्ट जल के बारे में यदि हम बात करें तो उदासीनीकरण नहीं होता है, नेचुरलाइजेशन नहीं होता, नेचुरलाइजेशन, कंपोस्टिंग, अनुकूलन, पाचन और अनुपान ये होता है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? सी हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या है 35? भारत में क्रियान्वित किए जा रहे निम्नलिखित राष्ट्रीय मिशनों पर विचार कीजिए। MNMNF जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान राष्ट्रीय मिशन, संबंधित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, संधारणीय आवास पर राष्ट्रीय मिशन। उपयुक्त में से कितने जलवायु परिवर्तन पर शामिल नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन जलवायु परिवर्तन पर शामिल है, रणनीति विज्ञान जलवायु परिवर्तन पर शामिल है, संवर्धित ऊर्जा दक्षता राष्ट्रीय मिशन, संधारणीय आवास पर राष्ट्रीय मिशन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो केवल एक शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा एक वो शामिल नहीं है? अगर उसमें हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा 23-24 में किए गए जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय योजना, ठीक है, NFM की सफलता में किसानों पर आधारित आय पर है। संधारणीय आवास पर राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, NFC से रिलेटेड। दूसरे अगर हम बात करते हैं, संबंधित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें राष्ट्रीय जल मिशन है। तीसरा, ठीक है, हिमालय पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन है। जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक मिशन है। ठीक है, तीसरी चौथी में बात करें राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, ये इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी ये सारे हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की पहल है। इसकी स्थापना 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद की गई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ग्लोबल फ्रेमवर्क क्लाइमेट सर्विसेज यह सम्मेलन 2003 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया गया था। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क की कन्वेंशन पहल है, ये दोनों क्या हैं? बिल्कुल गलत हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। गम्बूसिया मछली के संदर्भ में निम्नलिखित बातें बताइए। क्या है? यह ताजे जल में अंडे देने वाली के लिए महासागरों से पलायन करती है। यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यह ओलिव रिडेल कछुए के साथ सहजीवी संबंध के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर बात करें, गम्बूसिया मछली लाइव वियर्स होती है, अर्थात मछलियों को अंडे देने के बजाय जीवित बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, ये बात समझिए, ये अंडे नहीं देती है, जीवित बच्चों को जन्म देती है, पहला गलत। अगर हम दूसरी बारे में बात करें, यह है लेकिन देशज जीवित बच्चों को जन्म देती है, लेकिन गैर देशज पर्यावरणों पाए जाने में चिंता बढ़ गई है। कुछ मामलों में स्थानीय मछली प्रजातियों में प्रतिस्थापित कर दिया है और इसका शिकार किया है, इसके स्थान साबित हो रहा है। ये पहला तो गलत हुआ। दूसरा, संपूर्ण गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ये बात बिल्कुल गलत है। ओलिव रिडेल कछुए सहजीवी का संबंध मानी जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही है? एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 38? वन्य जीव वनस्पतियों लुप्तप्राय प्रजातियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन CITES के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? यह जंगली जानवरों के और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमित करने के लिए सरकारों के बीच किया गया एक गैर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रशासित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पर यदि हम बात करें वन्य जीव वनस्पतियों को लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए कन्वेंशन, तो ये जंगली जानवरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियोग सरकारों के बेहदगारी संगठन नहीं है। इसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र UNEP में है। ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने व्हेल स्टॉक से अत्यधिक दोहन के कारण वर्ष 1986 में वाणिज्यिक व्हेलिंग पर वैश्विक प्रतिबंध लगा दिया था। IWC द्वारा आदिम प्रवाह निर्वाह व्हेलिंग को विनियमित नहीं किया जाता। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से केवल एक कथन सही है, वो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से रिलेटेड वाणिज्यिक व्हेलिंग के वैश्विक प्रतिबंध लगा दिया है। ये बात बिल्कुल सही है। अंतिम निर्वाह व्हेलिंग को विनियमित नहीं किया जाता, ये बात गलत है। इसके द्वारा ही विनियमित किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है 40 पर? देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश की हाल ही में प्रस्तावित इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन ओवर अवेयरनेस PIPMDA पहल का सदस्य है? जापान, रूस, चीन, USA, भारत, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया। तो नीचे दिए गए प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सही उत्तर के बारे में, तो मित्रों इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप डोमेन में कौन कौन है? तो जापान है, ठीक है। दूसरी बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरी बात करें भारत है। तो यही बात हमारी सही होगी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या है 41? इसे देखते हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2002 में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन के द्वारा की गई थी, ठीक है। दूसरी बात, अर्थ ओवरशूट दिवस की योजना आयोजन की गणना हेतु उत्तरदायी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ग्लोबल फुटिंग नेटवर्क विश्व टैंक की स्थापना 2002 में नहीं, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अर्थ ओवरशूट दिवस आयोजन की गणना हेतु उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के अधीन है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अधीन एक उपयोजना है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सभी राज्यों में शामिल किया जाता है। इसमें नदी किनारे के विकास कार्य और निम्न लागत वाले स्वच्छ शौचालयों का निर्माण शामिल है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो बातें की गई हैं कौन सी सही हैं? तो यहाँ पर यह नदी किनारे विकास कार्य, निम्न लागत वाले स्वच्छ शौचालयों का निर्माण शामिल है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या है? हानि और क्षति कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति सर्वाधिक सुवेद्य और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसे फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित COP21 में क्रियान्वित किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसका क्रियान्वयन 2022 में शर्म अल शेख में आयोजन यानी इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? मिस्र में हुआ था, न कि फ्रांस में, ठीक है, मिस्र में। तो ये गलत है, जबकि पहला सही ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है 44? देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर PMGPVTG योजना की शुरुआत की। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, करिए विचार और हमें भी विचार कराइए। इसका लक्ष्य 75 PVTG समुदायों को महत्वपूर्ण अवसंरचना तैयार करना है। आयोजन का क्रियान्वयन इसका लक्ष्य, ठीक है, योजना के समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक लक्ष्य प्रत्येक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय समग्र नीति नियोजन कार्यक्रम के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। तो इससे रिलेटेड आंसर्स देने हैं। तो मित्रों यदि हम बात करें
गैर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 24,000 करोड़ की योजनाओं को शुरुआत की गई, जो भारत के 220 जिलों में, ठीक है, 28 लाख आदिम जनजातियों से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम यही मिशन के बारे में बात करें, 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए किया गया था। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही हो जाएगा। इस योजना का समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अगर हम बात करें तो इसका समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कहाँ पर किया जाएगा, ये नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कि नोडल अधिकारी पीवीटीजी समुदाय की आवश्यकताओं को समझता हो। योजना सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य प्रत्येक राज्य में एक नोडल अधिकारी, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, योजना के अंतर्गत प्रभावी कार्य सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के लिए, प्रत्येक समुदाय के लिए है, न कि राज्य के लिए है, समुदाय के लिए है मित्रों। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है, तो ये जनजातीय मामलों के अनुसूचित जाति के लिए है, न कि इसके अंतर्गत। ठीक है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या है 45? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP में निम्नलिखित में परिवेशी वायु गुणवत्ता की स्थिति एवं रुझान पर निर्धारित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM10, हवा में गति की दिशा, तापमान, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निम्नलिखित में प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या करना है, तो यहाँ पर अगर हम सही उत्तर चुनेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर बाकी सब हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट के अनुसार किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यदि हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये जारी की जाती है विश्व बैंक, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल, विश्व आर्थिक मंच, जलवायु नीति पहल। तो ये की जाती है जलवायु नीति पहल के अंतर्गत। किसके द्वारा? जलवायु नीति पहल के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या है 47, उसे देखते हैं। प्रोजेक्ट कुश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारत के लिए परमाणु पनडुब्बी विकसित करना है। इसे इजराइल की सहायता से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य परमाणु पनडुब्बी विकसित करना है। प्रोजेक्ट कुश के बारे में यदि हम बात करें तो प्रोजेक्ट कुश जो है आवश्यकता को स्वीकारता है और प्रोजेक्ट कुश का उद्देश्य लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और अंततः देश के लिए वायु सुरक्षा प्रणाली विकसित करना है, न कि परमाणु पनडुब्बी को विकसित करना। ऐसे इजराइल की सहायता से किया जा रहा है, सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या है? भारत में कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत में कोयले का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में कुल भंडार 95% से अधिक है। कोयले का उत्पादन प्रतिशत हिस्सा गोंडवाना के कोयला क्षेत्र से होता है। इसमें राख और सल्फर की उच्च मात्रा होती है। संगलन तापमान निम्न रहता है, जो भारत में कोयले के सबसे बड़े आयातकों में से एक बनाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भारत में कोयला चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत में कुल भंडार 95% हैं। ठीक है, क्या हैं? कुल भंडार 95% हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें राख और सल्फर की उच्च मात्रा होती है, किंतु संलग्न तापमान निम्न होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है 49, इसे देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की। बताइए, स्टेफिलोकोकस ऑरियस ट्यूबरकुलोसिस प्राथमिक कारक एजेंट है। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो केवल फेफड़ों को प्रभावित करता है। मंटॉक्स परीक्षण का उपयोग ट्यूबरकुलोसिस के रोगियों में ब्लड शुगर की निगरानी के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये एक भी यहाँ पर सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है 50 पर? भारत में नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता एक अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करिए व्यवस्थित और बताइए हमें भी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, लघुपन बिजली ऊर्जा का उपयोग, सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है,
तो पवन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, लघु पनबिजली ऊर्जा के अंतर्गत यहाँ पर मित्रों जो बिल्कुल सही होगा वो होगा आपका 1 2 3 4 ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 उसे देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। देश में वर्तमान स्थापित ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट से अधिक है। ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट की हिस्सेदारी सबसे अधिक है और इसके बाद क्रमशः रूफटॉप और हाइब्रिड परियोजना का स्थान है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? 1 2 3 वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो क्षमता 100 गीगावाट से अधिक है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसकी क्षमता अगर हम बात करें तो 71.8 है, ठीक है, ये गलत। दूसरा सही ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यूकोसोक, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसके द्वारा है ये, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है 53 देखते हैं। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र ES कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए बाजार आधारित विनियामक उपकरण है, ठीक है। ई-स्कार्ट में व्यापार को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा विनियमित किया जाता है। यह प्रमाण पत्र प्रदर्शन उपलब्ध में व्यापार का PAT योजना के तहत जारी करता है। तो यहाँ पे ई-स्कार्ट व्यापार नवीकरणीय विनियमित किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण सिद्धांतों में से किन के आधार पर कार्य करते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ग्रेविटी सेपरेशन, साइक्लोनिक सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, वेट स्क्रनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेसिपिटेशन। तो ये पांचों बिल्कुल सही हैं वायु प्रदूषण नियंत्रक से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्या है क्वेश्चन नंबर अगला, इस पर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वनों में सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने वाला एक बहुपक्षीय गैर सरकारी संगठन है। काष्ठ का व्यापार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ITTO के सदस्य है बनने का पात्र है। भारत इसके उत्पादक सदस्यों में से एक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मित्रों अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन में वनों के सतत सरकारी संगठन है, ये बात बिल्कुल गलत है। काष्ठ व्यापार में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये भी सदस्य बनने के पात्र हैं, बिल्कुल गलत। उत्पादक सदस्यों में से एक है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। ITTO के बारे में अगर हम बात करें तो ये वो देश हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या है 56? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्वीकार दिल्ली को वायु गुणवत्ता सुधार करना, इसके अंतर्गत वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के स्तर तक पहुंचाना, तब ही भोजनालय स्तरों और संस्तरों और पूर्ण प्रबंधन लगाया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो ये सारे कथन में से केवल एक कथन सही है, ठीक है। और वो एक कौन सा सही है उस पर हम लोग बात करते हैं। वायु प्रदूषण की राजधानी क्षेत्र दिल्ली भर में एक समूह है, ये बात बिल्कुल गलत है। एक स्वस्थ निकाय है, ये सही है। वायु गुणवत्ता 450 स्तर तक पहुंचता है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। केवल एक सही है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर।
क्या है 57, उसे देखते हैं। चैंपियंस द अर्थ अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? यह पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। व्यक्तियों के साथ संगठनों को योगदान में शामिल किया जाता है। हाल ही में अवार्ड प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नीतियों कार्यान्वयन कर रहे लोगों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें चैंपियंस ऑफ द अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो व्यक्तियों और संगठनों को योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात यदि हम करें कि यह 2023 का जो अवार्ड दिया है नीतियों के लिए दिया है, सर्वोच्च सम्मान है, तो ये आपका सर्वोच्च सम्मान नहीं है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं सही है। दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह विदेशों में भारतीय व्यंजनों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक हित के योगदान देने वाले रेस्तरां को मान्यता प्रदान की जाती है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यह भारतीय संस्कृति संबंध परिषद में से एक पहल है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारत टैप पहल निर्मल जल प्रयास पहल किसके अंतर्गत आरंभ की गई? जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये किसके लिए की गई है, ये की है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है 60, इसे देखते हैं। जैव ईंधन की पीढ़ियाँ, प्रथम पीढ़ी चीनी स्टार्च पशुओं से प्राप्त, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये सभी चारों बिल्कुल सही हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है 61, इसे देखते हैं। द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट विश्व वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किसके बीच प्रकाशित की जाती है? ये प्रकाशित करता है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है 62, उसे देखते हैं। बर्ड स्टेज 4-6 के मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह भारत में अप्रैल 2020 में BS5 के मानकों को BS6 के मानकों में अपना लिया गया है, सही है। BS6 में निर्धारित मानकों तक पहुंचने के लिए डीजल कारों की तुलना में पेट्रोल कारों होने वाले उत्सर्जन में अधिक कमी होने लगी है, ठीक है। BS6 अनुपालन ईंधन सल्फर शून्य स्तर पर पहुँच गया है, तीनों सही हैं, ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63, इसे देखते हैं। अल्पायु वाले जलवायु प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? ये मीथेन की तुलना में बहुत कम समय तक वायुमंडल में रहते हैं, लेकिन वातावरण में तापन की इनकी क्षमता उत्पाद तुलनात्मक रूप से कई गुना अधिक है। यह वर्तमान वैश्विक तापन के संदर्भ में लगभग 45% भाग के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के मुद्दे पर कार्य करने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे मीथेन की तुलना में यदि हम बात करते हैं तो बहुत कम वायुमंडल में बने रहते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। वर्तमान वैश्विक तापमान 45% भाग इसके अंतर्गत आता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कंडीशन के बारे में बात करें तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अपशिष्ट के निपटान के संदर्भ में भस्मीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है? भस्मीकरण शब्द के तात्पर्य क्या है? यह प्रक्रिया जिसमें अपसादी जल के पेयजल प्राप्त करने वाली रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत। तरल पदार्थों में निलंबित कोलाइडल अशुद्धियों के अलग करने के लिए भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, ये भी नहीं। अत्यधिक उच्च तापमान पर अपशिष्ट दहन की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। श्वेत फास्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायु के संपर्क में आने वाली जलने लगता है। यह कतिपय पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से ये
जलवायु संपर्क में आने पर जलने लगता है श्वेत फास्फोरस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें काफ़ी ज्वलनशील होता है, बिल्कुल सही है। हथियारों में पर कन्वेंशन में प्रतिबंधित किया गया है, तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये कन्वेंशन में प्रतिबंधित नहीं किया गया है, यानी ये गलत है, एक ही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या है 66, उसे देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा फैग्रोडोल्फेसाल प्रणाली किससे संबंधित है? फैग्राडाल्फेजाल। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन ए सिंचाई से, जलवायुखी प्रणाली, युद्ध पीड़ित पुनर्वास, मधुमक्खियों को आकर्षित करने वाली। तो ये जो है ये है आपकी ज्वालामुखी प्रणाली से संबंधित। होता क्या है यदि हम बात करें तो ये ज्वालामुखी प्रणाली है जो आइसलैंड के रेजेंस प्रायद्वीप पर स्थित है और लगभग भूमि का भूतापीय विशेषताओं को जाना जाता है। सबसे नवीनतम ज्वालामुखी के तौर पर इस पर वहाँ इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या है 67? राष्ट्रीय स्वच्छ जलवायु कार्यक्रम के संदर्भ में विचार करना है। करिए विचार। यह है लक्ष्य 2030 तक शहरों में पर्टिकुलर मैटर सांद्रता 20 से 30% कम करना है। तो यहाँ पर बात करें तो शहरों में 2020-30 तक 17 तक प्रदूषण क्षमता, 24 तक PM10, PM2.5 को 20 से 30% करना है। हालांकि सितंबर 2022 में का एक नया लक्ष्य दिया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। 2017 था, अब इसे 2022 किया गया है। ठीक है, पहला गलत। इसका कार्यान्वयन वन मंत्रालय, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या है? अर्थव्यवस्था के संबंध में प्रोजेक्ट मारियाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक की एक पहल है, यह सीमा पार व्यापार और होलसेल केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के निपटान के परीक्षण करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह विश्व बैंक की पहल है, ये बात बिल्कुल गलत है। यह विश्व बैंक की पहल नहीं बल्कि BIS फ्रांस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंकों के प्रोजेक्ट है, ये बात बिल्कुल गलत, जबकि ये सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। स्टेट योजना के अंतर्गत क्या है? पहला, यह योजना 2023 तक 15 मिलियन टन बायोगैस का उत्पादन सही है। इसका उद्देश्य उद्यमियों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने, गैर तेल विपणन कंपनियों द्वारा CBG को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। कृषि अवशेषों के साथ साथ नगर निगम के अपशिष्ट को, ये भी सही है, यानी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70? द इनोवेटिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो ग्लोबल इनोवेटिव स्पीसीज डेटाबेस को विकसित करता है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग और विश्वव्यापी कोष, तो ये जो है वो है आपका किससे संबंधित? संयुक्त राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटोटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नहीं है। यह राष्ट्रीय सेवा महानिदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। किसके? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के। अंगों के खरीद और अवलोकन करता है, बिल्कुल गलत, दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है 72? उसे देखते हैं। भारत में चुनावी फंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल को जितना चाहे उतना धन दे सकता है। कोई भी कंपनी विगत 3 वर्षों में औसत लाभ का 10% दान दे सकती है। राजनीतिक दलों द्वारा किए गए व्यय पर कोई कानूनी व्यय सीमा नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से सही होंगे, तो किसी भी व्यक्ति कंपनी द्वारा खरीदे गए बॉन्ड की कोई सीमा नहीं होती है, ये बताया गया है। ठीक है, कंपनी द्वारा 3 वर्षों में औसत लाभ दान दे सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, जबकि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73
73 पर। क्या है 73? उसे देखते हैं। भारत में अद्यतन में राष्ट्रीय स्तर पर अंदर निर्धारित योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन के उत्सर्जन तीव्रता को 2000 के स्तर से 45% तक कम करना है। इसका लक्ष्य 30 तक कम क्षमता 50% नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संसाधनों से प्राप्त करना है। 70 तक नेट जीरो उत्सर्जन की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो ऑप्शन दूसरा हमारा गलत है, ठीक है, जबकि पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी हमारा सही नहीं है। तीसरा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है 74? क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है उसको देखते हैं। तो जीडीपी का लक्ष्य ऊर्जा में दिशा में हो रहे प्रयासों को देखना है। जेटीपी घोषणा शर्म अल शेख में की गई, COP 27 में थी। दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, वेनेजुएला इसके पहले 3 देश सदस्य हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जेटीपी स्वच्छ ऊर्जा में की गई बात है, ये बिल्कुल सही है, जबकि ये दोनों बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है? कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन फॉर माइग्रेट स्पीसीज के बारे में विचार किया जाना है, ठीक है। तो इसमें बताना है SCMS एकमात्र ऐसा वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन विशेष रूप से प्रवासी तौर पर किया गया है। ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या कह रहा है 76? सुरक्षा के संदर्भ में प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रचंड के बारे में यदि हम बात करें तो हालिया के संदर्भ में यह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है 77 पर? सॉरी। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित सुर्खियों में रहा पद वज्र मुष्टि कलगा क्या एक है? बौद्ध संप्रदाय कुश्ती का एक रूप, ठीक है, लोक नृत्य। तो मित्रों वज्र मुष्टि कलगा पारंपरिक कुश्ती से अलग एक कुश्ती है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी बी हमारा सही होगा, ठीक है। बौद्ध संस्कृति से रिलेटेड, बौद्ध संस्कृति से रिलेटेड है, बौद्ध संस्कृति से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है 78? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। करें विचार, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। NECP संयुक्त राष्ट्र निर्धारित लक्ष्य पर प्राप्त करने वाले शहरों पर सही वर्णन करता है। जो शहर समयबद्ध अवधि में राष्ट्रीय परिवेशी आयोग मानकों को प्राप्त हेतु भाग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन सी हमारा सबसे सही होगा। वे शहर जो PM10 और N या नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता में 5 सबसे अधिक प्राप्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप स्मोक को सर्वोत्तम रूप से निर्धारित करते हैं? तो मित्रों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह कम ठंडे और ईंधन भरना, कम वाष्पशील यौगिक युक्त पेंट करना, ये तीनों चारों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर और देखते हैं 80 क्या कह रहा है। हाल ही में विदेशी समूह में मूवमेंट 23 मार्च साथ चल रहे संघर्ष के कारण लाखों लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित होने पड़ा। यह संबंध किस देश से इसका संबंध है? तो मूवमेंट 23 मार्च का जो अगर हम बात करें तो इसका संबंध कांगो गणराज्य से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81? लाल, पीला, नीला, श्वेत, ठीक है, फेंकी गई एक्सपायर्ड दवाएं हैं, ठीक है। तो लाल, पीला, नीला, श्वेत, तो यहाँ पर यदि बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर मित्रों लाल फेंकी गई एक्सपायर्ड दवाएं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक सुमेलित नहीं है इसमें,
पहला सही नहीं है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, ये नियम केवल उन सभी जैव पदार्थ लाल के अंतर्गत, यदि हम बात करें रेड कलर नॉन क्लोनिकल प्लास्टिक बैग्स हैं, पीले में शारीरिक द्रव्य से दूषित, यहाँ पर यदि हम बात करें येलो कलर नॉन क्लोनिकल प्लास्टिक बैग्स हैविंग थिकनेस, जिनकी 50 माइक्रोटन की थिकनेस है, ठीक है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन जो हो वो आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक सही नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है 82, उसे देखते हैं। वायुमंडल तरंग प्रयोग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, बताइए। तो इसमें इसका उद्देश्य स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन करना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक पहल है, इसे प्रक्षेपित करके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS बाह्य भाग पर स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें केवल 3 सही हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। विश्व मौसम संगठन की एक पहल है, तो ये विश्व मौसम संगठन की एक पहल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत, केवल 2 सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है 83, उसे देखते हैं। कॉरपोरेट ईंधन के बारे में बताया गया है। क्या है कॉरपोरेट ईंधन के बारे में, ये देखते हैं। तो कॉरपोरेट ईंधन दक्षता कार्यक्रम के संदर्भ में कंपनियों के डिजाइन हेतु किए गए हैं, देश में बेचे गए क्लीन फ्लीट के बारे में है, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा, ठीक है। मुख्य रूप से तेल कंपनियों में डिजाइन किया गया, बिल्कुल गलत। प्राकृतिक है पहली बार केंद्रीय पेट्रोलियम गैस मंत्रालय द्वारा किया गया था 2017 में, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बचे गए प्लेट के लिए उत्सर्जन बात की, ये सही है। 100 किलोग्राम प्रति, ये भी गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से संबंधित बात की गई है, ठीक। इसमें किसी ईंधन में राष्ट्रीय रोक लगा सकता है केंद्रीय प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पढ़िए, तो यहाँ पर अगर देखें किसी भी ऐसे ईंधन की सामग्री प्रयोग लगा सकता है जिससे वायु प्रदूषण होता हो, ये बात बिल्कुल धारा 19 के अंतर्गत सही हो जाएगी, ठीक है। ठीक, यह किसी भी ईंधन के सामग्री में वायु प्रदूषण हो सकता है, नहीं, ये बात गलत है, ये उत्तर सरकारों द्वारा लगाया जाएगा। दूसरा, रोकथाम किसी भी औद्योगिक परिसंत्र में निरीक्षण कर सकता है, ये भी गलत। 1961 करने वाले, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है 85, इसे देखते हैं। वैश्विक प्रतिज्ञा GMP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, बताइए, ठीक है। इसका उद्देश्य सामूहिक रूप से 30 तक 20 के स्तर का 30% कम करना, बिल्कुल सही। इसे स्कॉटलैंड ग्लासगो में बनाया गया, COP26, बिल्कुल सही। इसके व्यापार कृषि क्षेत्र में चिंताओं को बढ़ाया, तीनों सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मौजूदा विशाखा विमानपत्तनों के विस्तार में मत्स्य व्यापार के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। सड़क कितने मार्गों प्रभाव आकलन के तहत नहीं है, इसमें बताना है सही नहीं है। तो यहाँ पर मित्रों कोई भी स्टेटमेंट सही जो है वो नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के बारे में यदि हम बात करें तो ये जारी करेगा विश्व आर्थिक मंच, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्या है, निम्नलिखित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में उत्पादित एल्युमिनियम के बारे में बात करनी है। तो पहला ऑप्शन क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। वैकल्पिक ईंधन से उत्पादित हैं, कौन कौन से वैकल्पिक ईंधन से उत्पादित हैं। नवीकरणीय गैसोलीन सेल्यूलोज पदार्थ है, नवीकरणीय डीजल भसा और तेल है, संसद कोष्ठीय प्रजय भार है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है, रॉटरडम कन्वेंशन से संबंधित हैं और इसमें बताना खतरनाक रसायनों के उपबंध पर बहुपक्षीय संधि है। अनुबंध 3 के अंतर्गत क्या सूचीबद्ध खतरनाक रसायनों के आवागमन पर रोक है, ठीक है। तीसरा, निर्यात की अनुमति केवल तभी दर्ज की जाती है जब आयात भविष्य में निर्मित के लिए व्यक्त हो। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, चौथी गलत है, ऑप्शन सी हमारा सही
होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या है 91, इसे देखते हैं। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउन इनिशिएटिव UNFCCC की पहल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा किया जा रहा है कन्वेंशन गैर पक्षकारों के पर्यावरण की योजना है, प्रबंधन तथ्य से कार्बन ऊर्जा उत्सर्जन संबंधित उपयोग को बढ़ावा देने से, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। रासायनिक ऑक्सीजन COD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, इसे देखते हैं। ठीक है, तो किसी रासायनिक पदार्थ में उपकरण उत्सर्जन निर्माण से संबंधित हैं। तो यहाँ पर मित्रों यदि हम बात करें तो कौन कौन से कथन सही हैं, तो COD के किसी कार्बनिक रासायनिक ऑक्सीकरण ऑक्सीजन को निर्धारण करता है, सही है। ठीक है, कार्बन। नेक्स्ट है BOD, यह संयंत्रों में प्रदूषण भार को निर्धारित करता है, ये भी सही है। दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो मित्रों दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या है, सुर्खियों में रहा पैलेरोमा कन्वेंशन संबंधित है। तो यहाँ पे पैलेरोमा कन्वेंशन के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 94, उसे देखते हैं। भारत में चुनावी प्रक्रिया के संदर्भ में इन कोर शब्दावली के विचार कीजिए, बताइए। यह रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा सहायता के लिए उम्मीदवार के चुनाव प्रबंधन करने हेतु प्रवाह सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान द्वारा नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्या है 95, ठंड और गर्म जलधारा के बीच तापमान ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, तो आपका ठंडी गर्म धारा के बीच तापमान महासागरीय तापमान उत्पादन ये गलत है, जबकि ये दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्या है 96, ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करना है और ये बताने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रूस, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया ग्लोबल टाइगर फोरम है। तो ग्लोबल टाइगर फोरम में 13 टाइगर रेंज स्टेशन सदस्य हैं, जिनमें अगर हम बात करेंगे तो केवल कौन कौन से देश हैं, चीन, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस और थाईलैंड। चीन, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया ग्लोबल टाइगर फोरम के सदस्य हैं। तो केवल रूस यहाँ पर सदस्य है, तो ऑप्शन ए हमारा सही, सॉरी ये सदस्य नहीं होगा, ठीक है, कंबोडिया होगा, बाकी ये तीनों सही होंगे। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या है, भारत व्यापार योजना के अंतर्गत इस पर जवाब देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर UNFCCC निर्धारित नहीं करेंगे, दूसरा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है 98, कोकायो घोषणा किससे संबंधित है। तो कोकायो घोषणा के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये मित्रों संबंधित है किससे, संधारणीय विकास से। ऑप्शन 99 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है 99, इसे देखते हैं। ठीक है, बेसल कन्वेंशन, हांगकांग कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो तीनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जलवायु स्मार्ट कृषि योजना किससे संबंधित है। तो ये जलवायु स्मार्ट कृषि से संबंधित ये जो तीनों बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मित्रों ये हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और शेष पेपर भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप कहीं इधर उधर मत भटकिए, सारे पेपर आपको यहीं मिलेंगे। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।